नमस्कार साथियों, स्वागत है आप हमारे इस यूट्यूब चैनल जीके जीएस गुरु पर। तो आज के इस लेक्चर्स में हम लोग आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पर डिस्कशन करने वाले हैं। ये सारे प्रश्न प्रीवियस ईयर्स के एग्जाम में आपसे पूछे जा चुके हैं और इस बार 2025 में फिर से पूछे जाने की संभावना बनती है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पिछले क्लास में हमने 30 क्वेश्चंस कर लिया था और आज के इस लेक्चर्स में फिर से 30 नंबर सवाल से आगे की ओर बढ़ने का प्रयास करेंगे। तो पहला सवाल आज के इस लेक्चर्स का होने वाला है कि सर, तरल अवस्था में गैसीय अवस्था में रूपांतरित को क्या कहा जाता है। यानी तरल अवस्था से हमको गैसीय अवस्था में इसको रूपांतरित करना है। इस प्रक्रिया को हम लोग क्या कहेंगे, तो इसको हम लोग वाष्पीकरण बोलेंगे। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी करेक्ट आंसर होगा। ऑलरेडी जो है आरआरबी एनटीपीसी 2016 के शिफ्ट सेकेंड में पूछा गया सवाल है। तो इस प्रक्रिया के द्वारा हम लोग इसको तरल से किस में बदल सकते हैं, गैसीय अवस्था में। देख सकते हैं पानी में वाष्प का निकलना, यहाँ पे ये प्रक्रिया इस्तेमाल करके हम लोग इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। 31 नंबर सवाल है आज का कि सर, ब्राउनी गति की खोज किसने की थी। तो अगर ब्राउनी गति की खोज के बारे में अगर आपसे पूछा जाएंगे तो क्या बताएंगे आप लोग, रॉबर्ट ब्राउन बताएंगे। याद रखिएगा, नाम से ही इसका यहाँ पे काम का भी नाम दिया गया है, यानी ब्राउनी गति जिगजैग, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, जिगजैग। यहाँ पे देख सकते हैं जिगजैग एंड इन रेगुलर इसको हम लोग बोलते हैं। तो ये जो है ऑलरेडी 2018 के एग्जाम में पूछा जा चुका है। उम्मीद है कि आज की इस वीडियो की क्वालिटी, साथ ही साथ वीडियो की जो वॉइस है वो आप तक पूरी तरीके से पहुंच रही होगी। कुछ इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो भी हम लोग देख सकते हैं कि सर, ब्राउनी गति की खोज जो है रॉबर्ट ब्राउन ने की। इसके अनुसार जो है सर, कोलाइडो लियोनो का कण जो है सदैव विभिन्न दिशाओं में टेढ़े मेढ़े यानी जिगजैग दिशाओं में गति करती है। दूसरा नंबर पॉइंट है कि सर, कोलाइडो कणों का जो आकार होता है 10⁻⁵ मिली से 10⁻⁷ के मध्य होता है। कोलाइडी में कणों का आकार वास्तविक विलयन से बड़ा परंतु निलंबन से छोटा होता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है और एक प्रकार का विषमांगी विलयन है। ये तो और ज़्यादा स्टार मार्क आपके लिए होने वाला सवाल है। अब हम 32 नंबर सवाल पर फोकस करते हैं। सर, विलय और विलायक के समांग मिश्रण कहलाता है। तो विलय और विलायक के समांग मिश्रण को हम लोग विलयन बोलते हैं। क्या बोलते हैं यहाँ पे, विलयन बोलते हैं। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा, विलयन। तो विलयन क्या होता है, दो या दो से अधिक पदार्थों का समांग मिश्रण जिसमें किसी निश्चित ताप पर विलय और विलायक की आपेक्षिक मात्राएं एक निश्चित सीमा तक निरंतर परिवर्तित हो सकती है। उदाहरण के लिए नमक और जल का विलयन। दूसरा पॉइंट है कि सर, विलयन में जो पदार्थ अधिक मात्रा में होता है उसे तो हम विलायक कहते हैं और जो पदार्थ कम मात्रा में होता है उसको हम लोग विलय कहते हैं। ये न्यूमेरिकल है, इसको आप लोग सॉल्व कीजिएगा। अभी के लिए आंसर याद रख लीजिएगा, 10.11% होगा यहाँ पे सांद्रता। ये इसका सॉल्यूशन भी दिया गया है, आप लोग इसे कॉपी में एक बार फिर से सॉल्व करने का प्रयास करें, जो कि काफ़ी आपके लिए इंपॉर्टेंट साबित होने वाला है। अगला सवाल है कि सर, 34 नंबर सवाल आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है कार्बन एक अपरूपक है, अपरूप बोल सकते हैं। तो ये हीरा याद रखिएगा, ये कार्बन का क्या है, अपरूप माने जाते हैं, याद रखिए। अगला सवाल है कि सोडियम कार्बोनेट का आणविक द्रव्यमान डैश होता है। तो ये 106 होता है। सोडियम कार्बोनेट का जो यहाँ पे आणविक द्रव्यमान होता है वो कितना होता है, 106। कार्बन डाइऑक्साइड का सापेक्ष द्रव्यमान बताइए। सापेक्ष द्रव्यमान किसका पूछा जा रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड का। जरा बताने का प्रयास कीजिएगा, मैं सभी का आंसर यहाँ पे सीन कर रहा हूँ। आप लोगों का क्या आंसर राइट आ रहा है वो बताने का प्रयास करेंगे जरा। तो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड का जो सापेक्ष द्रव्यमान होता है प्यारे बच्चों, 28 होता है। कितना होता है, 28 होता है। यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड का द्रव्यमान निकाल सकते हैं, कार्बन का 12 और ऑक्सीजन का 16, दोनों को ऐड करके यहाँ पे 28 आ जाएगा। क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों, 28 आ जाएगा। उम्मीद है कि सभी को ये क्वेश्चन आता होगा। आ रहा है या नहीं, बिल्कुल। अगला सवाल है कि सर, सामान्यतः परमाणु के नाभिक में डैश होते हैं। सामान्यतः जो है परमाणु के नाभिक में क्या होते हैं, तो प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन होता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। याद रखिएगा, आरआरबी जेई में भी पूछा गया ये सवाल है। तो इसके बारे में ये व्याख्या है, आप लोग स्क्रीनशॉट लेते चलिए या पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पे आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। इलेक्ट्रॉन के समतुल्य प्रतिद्रव्य कणों को डैश कहा जाता है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पॉजिट्रॉन बोलते हैं, ये सभी को पता है। किसी ब्रिटिश भौतिक वैज्ञानिकों को इलेक्ट्रॉन की खोज से संबंधित उनके कार्यों के लिए जो है 1906 में भौतिकी के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो ये जे थॉमसन को जो है 1906 में जो है भौतिकी के लिए नोबेल पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया। एक इलेक्ट्रॉन में ऋणात्मक आवेश होता है, तो जैसा कि पता है सभी को, एक इलेक्ट्रॉन का मान ही होता है 1.6 × 10⁻⁹ कूलॉम। याद रखिएगा।
अगला सवाल है कि सर रदरफोर्ड परमाणु मॉडल में अल्फा कण डैश पर प्रक्षेपित जाते हैं, तो स्वर्ण यानी स्वर्ण कहने का मतलब होता है कि पतली सी सोने के प्लेट होते हैं, इस पर इसको क्या किया जाता है, प्रक्षेपित किया जाता है। अगला सवाल पर चले तो परमाणु का नाभिकीय मॉडल पहली बार किसके द्वारा खोजा गया था? क्या परमाणु का नाभिकीय मॉडल के बारे में बात किया जा रहा है, अर्नेस्ट रदरफोर्ड के द्वारा जो है ये खोजा गया था। ऑप्शन नंबर ए प्यारे बच्चों याद रखिएगा, करेक्ट आंसर होगा। रदरफोर्ड के नाभिकीय भौतिकी का जनक माना जाता है। साथ ही साथ रदरफोर्ड के अनुसार जो है परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार पथ पर परिक्रमा करते हैं। इन वृत्ताकार पथों की यहाँ पे पथों की इसको क्या बोला जाता है, कक्षा यानी ऑर्बिट बोलते हैं, यानी ये होता है और इसके चारों तरफ ऐसे घूर्णन करता है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको ऑर्बिट बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? ऑर्बिट बोलते हैं। उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। किसी परमाणु के कक्ष में समायोजित किए जा सकने वाले इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या को किस सूत्र द्वारा दर्शाया जाता है? तो ये जो सूत्र इस्तेमाल होता है 2n⁴ याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सर तीसरे सेल में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या क्या होगी? तो तीसरे में 18 होगी, याद रखिएगा। तीसरा में क्या होगा? 18 होगा। इनमें से किस धातु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 284 है? 284 के अगर बारे में देखेंगे तो सिलिकॉन, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। यदि क्रिप्टॉन की परमाणु संख्या 36 है तो उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, तो 36 है तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो होगा 2 8 20 और 6 जो है ये चला जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं पी वाले भाग में चला गया है। और परमाणु के चतुर्थ स्तर में समायोजित किए जा सकने वाली इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या आपसे पूछा जा रहा है, तो इलेक्ट्रॉन की जो अधिकतम संख्या होगी वो 32 होगी। हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता के सिद्धांत में संवेग की अनिश्चितता और एक कण की स्थिति को हम लोग क्या बोलते हैं, घटाया नहीं जा सकता है, क्योंकि वह क्या होता है, मौलिक रूप से अंतर्निष्ठ होता है, यानी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। अगला सवाल है प्यारे बच्चों कि उस तत्व का नाम बताइए। कौन सा तत्व है? तो उस तत्व का नाम बताइए जिसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो है 287 है। तो ये जो है क्लोरीन का, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी करेक्ट आंसर होगा। किसी तत्व के परमाणु संख्या कैसे निर्धारित किए जाते हैं? तो किसी भी तत्व के परमाणु संख्या है उसको हम लोग एक परमाणु में स्थित प्रोटॉन की संख्या से निर्धारित कर सकते हैं, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। अगला सवाल है कि एक तत्व के आइसोटॉप के द्रव्यमान संख्या 298 है, यदि इसके नाभिक में 196 इलेक्ट्रॉन है तो परमाणु संख्या क्या होगी? परमाणु संख्या 102 होगा, याद रखिएगा। कितना होगा? 102। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नाइट्रोजन के परमाणु में उपस्थित न्यूट्रॉन की संख्या बताइए। तो यहाँ पे नाइट्रोजन के परमाणु में उपस्थित यहाँ पे क्या होगा, न्यूट्रॉन पूछा गया है, एन। तो न्यूट्रॉन कितना होगा? 7 होगा। यहाँ पे आप इस फॉर्मूले के माध्यम से निकाल सकते हैं। अगला सवाल है कि हाइड्रोजन अणु के नाभिक किससे बना होता है? तो केवल एक प्रोटॉन से बना होता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। अगला सवाल है कि सर हाइड्रोजन परमाणु के 3 समस्थानिक प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटेरियम है, तो समस्थानिक ट्राइटेरियम का परमाणु क्रमांक और द्रव्यमान संख्या क्रमशः क्या होगा? तो ये 1,3 होगा। एक क्या होगा यहाँ पे, परमाणु क्रमांक, और दूसरा द्रव्यमान संख्या। अगला सवाल है कि डैश इलेक्ट्रॉन की समान संख्या वाले परमाणु अणु आयन होते हैं, तो ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक होते हैं। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। अगला सवाल है कि सर जिस तापमान पर किसी गैस का आयतन शून्य हो जाता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? कि जिस तापमान पर जो है किसी गैस का आयतन अगर शून्य हो जाए तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? परम तापमान बोलते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी करेक्ट आंसर है। अगला सवाल है कि सर बॉयल के नियम के अनुसार क्या होता है? बॉयल के नियम के अनुसार नियत ताप पर दिए गए गैस के द्रव्यमान के दाब और आयतन के गुणनफल स्थित रहता है, अर्थात पीवी बराबर के स्थिरांक होता है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी आपके करेक्ट आंसर होंगे। 58 नंबर सवाल प्यारे बच्चों आपकी स्क्रीन के सामने है कि कौन सा नियम जो है गैस से संबंधित नहीं है? तो गैस से संबंधित जो है जूल का नियम नहीं है। जूल का नियम जो है ये गैस से संबंधित नहीं, याद रखिएगा, तापमान से संबंधित है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी करेक्ट आंसर होगा। जूल का नियम विद्युत धारा से संबंधित है जो कि तापमान के अंतर्गत आता है, याद रखिएगा। और चार्ल्स का नियम स्थिर दाब पर किसी गैस के निश्चित मात्रा का आयतन और उसके समताप के समानुपाती, अर्थात जो है पी भी समानुपाती टी के।
उम्मीद है कि ये भी सवाल आपको पूरी तरीके से क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं अगला, ये भी न्यूमेरिकल है, इसको आप बना लीजिएगा। यहाँ पे 327 डिग्री सेल्सियस इसका राइट आंसर आएगा। अब अगला सवाल है प्यारे बच्चों, क्या सवाल पूछा जा रहा है कि कौन जो है विसरित नहीं होगा, तो मेथी पाउडर जो होगा विसरित नहीं होगा, याद रखिएगा। अगला सवाल है कि सर ये न्यूमेरिकल है और इसका आंसर 16 होगा, याद रखिएगा। न्यूमेरिकल का सॉल्यूशन मैंने आपको यहाँ पे दिया है, आप इसे जरूर सीन करेंगे। विसरण के बारे में निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है? विसरण के बारे में, तो विसरण के बारे में जो है गैसों के विसरण की दर उसके आयतन पर निर्भर करती है, ये सही नहीं है, याद रखिएगा। यानी ऑप्शन नंबर ए ही इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अभिलाक्षणिक गैस समीकरण पीवी बराबर एनआरटी किस गैस के लिए सही प्रकार से लागू होता है? तो ये जो है आदर्श गैस के लिए सही प्रकार से लागू होता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। गैस की मात्रा व्युत्क्रमानुपाती होती है, तो ये दाब की होती है। दाब की क्या होती है? व्युत्क्रमानुपाती होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा नियम यह बताता है कि गैस का आयतन गैस के दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है? तो बॉयल का नियम ऐसा बताता है, याद रखेंगे। कौन बताता है? बॉयल का नियम। नेक्स्ट है कि सर कौन सा रेडियो एक्टिव तत्व नहीं है? तो रेडियो एक्टिव यहाँ पे टाइटेनियम नहीं है। हेनरी बेकुरल इनमें से किसकी खोज से संबंध है? तो रेडियो धर्मिकता की खोज से संबंधित है। रेडियम जो है किस खनिज से प्राप्त किया जाता है? तो ये पिच ब्लेड से प्राप्त किए जाते हैं। ऑप्शन नंबर आपके डी में नजर आ रहे हैं। परमाणु के भीतर न्यूट्रॉन तथा प्रोटॉन पर आरोपित बल कहलाता है, नाभिकीय बल कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। और अगला सवाल प्यारे बच्चों की परमाणु हथियार में उपयोग किए जाने वाले सबसे सामान्य समस्थानिक यूरेनियम और प्लूटोनियम है, यानी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। तो आज की इस लेक्चर्स में 70 ही प्रश्न को रखते हैं, जो काफ़ी आपके लिए होने वाला है। और इस सभी प्रश्न को आप रिवाइज कर लीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट स्टार मार्क सवाल है। सभी के सभी इस बार आपके एग्जाम में पूछे जाने की संभावना बनती है। ऐसे प्रश्न जो है बार बार आपसे पूछे गए हैं, जैसा कि प्रत्येक क्वेश्चन का मैं यहाँ पे हिंट लेके आया हूँ कि 2021 के 8-3 एग्जाम शिफ्ट 1 में पूछा गया सवाल है। तो बिल्कुल भी इग्नोर ना करें, ऐसे प्रश्नों को आप जरूर याद रखें। तो फिर बच्चों मिलते हैं फिर से अगले लेक्चर्स में। तब तक के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर करने का प्रयास करें। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। जय हिंद एंड जय भारत।